आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और 2-4 बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए। 6-8 महीने में धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े। मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। भागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। आंखों की बीमारी है हमारे घरों में, जैसे चश्मा चढ़ गया है, दिखाई कम देता है, आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है। देशी गाय का मूत्र आंख में डालो, गाय का मूत्र ले लो, देशी गाय का, बोतल में भर के रखो, 1-1 बूंद उसको आंख में डालो। सुबह डालो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को सोते समय। देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा, रेटिना पे कोई भी तकलीफ हो गोमूत्र से ठीक हो जाएगी। जिनको आंखों में ज्यादा पानी आता है बार बार, उनका पानी आना बंद होगा। जिनको आंखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी। जिनकी आंखें लाल रहती हैं अक्सर, वो आंखों का लालमी ठीक कर देगा। आंखों की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती। मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया। इतना अद्भुत है ये कि इसका वर्णन करो
घंटों लगते हैं उसे। गाय के मूत्र का उपयोग आप करिए, आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो। गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना, नहीं तो आंखों में जलन हो जाएगी। गाय की बछिया का लेना, जो मां नहीं बनी उसका सबसे अच्छा। और यही गाय का मूत्र अगर कान में डालोगे आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्सर मवाद आता है, पस निकलता है, गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है, गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुंसी हो जाए, गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे। कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है, गोमूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी। कान की बीमारियों में भी ये काम आता है। कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है, रसोई में नहीं घर में है, एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो, थोड़ा सा उसका पत्ता काटो, उसका छील कर रस निकाल लो, वो एलोवेरा का रस कान में डालो तो कान की लगभग हर बीमारी में ये भी काम आता है, एलोवेरा का रस। चिकित्सा वो स्वदेशी है, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली, लेकिन बीच में क्या हुआ, इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये परदेश चली गई। फिर वहां से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका। औषधि सभी आयुर्वेद की है, इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद की। यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है। वो यूनान माने यूरोप के देशों से निकली है, उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से है, पूरा नहीं है। जैसे हम वात पित्त कफ की बात करते हैं, उनके यहाँ सोरा सिफिलिस इस तरह के हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है पद्धति। होम्योपैथी आयुर्वेद है, आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, जर्मनी से आया। नहीं, अल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है, सभी लगभग आयुर्वेद की औषधि। जितने भी आसव बनते हैं ना, आसव, द्राक्षासव है, ये आसव सभी अल्कोहल है। तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है। इसमें हुआ ये कि पहले ये भारत में निकली 3-3,500 साल पहले, थोड़ा इसका काम हुआ, प्रचार भी हुआ। फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया, इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो ना, खत्म होने लगता है। तो 100-200 साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म सा हो गया। फिर मध्यकाल में आयुर्वेद जब यहाँ से बाहर गया, पुर्तगाली यहाँ से ले गए सबसे पहले, फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा। तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुराने ग्रंथ आए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है। सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। कोई औषध है जितने कम से कम में आप दोगे असर उतना ही ज्यादा है उसका। स्टेरॉइड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं है, आयुर्वेद में कभी कभी होता है, होम्योपैथी में स्टेरॉइड मिल नहीं सकता। तो इसको उन्होंने, जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया, इस पे काम किया, फाइन किया। फाइन करके जब ये प्रचारित हुए तब ख्याल में आया कि ये तो पहले भी था भारत में। उन्होंने फिर क्या किया, औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया, जर्मन, फ्रेंच और उन भाषाओं से। जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमिका, ये जर्मन नाम है, या आर्निका, ये जर्मन नाम। तो ये जर्मन और फ्रेंच 2 भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम, अंग्रेजी नाम उसमें बहुत ही कम है। हाँ, सब बनती है, क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है। जैसे नीम है, नीम में से कई औषधि निकलती है, तुलस में से कई औषधि बनती है, आल में से कई औषधि बनती है, चूने की नीवड़ी है, उसमें से एक औषधि बनती है कैलकेरिया फॉस, जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से, मूल अर्थ होता है, उसी में से ये सब बनते हैं। इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैलकेरिया फॉस, तो कैलकेरिया फॉस ये जर्मन नाम है, हिंदी नाम इसका चूना है, मराठी नाम चूना है, और जर्मन नाम इसका कैलकेरिया फॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगोएंगे, ठीक है, अब ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसमें से 1 बूंद पानी लेंगे, चूने का पानी 1 बूंद, और 100 बूंद अल्कोहल में उसको डालेंगे,
100 बूंद अल्कोहल में 1 बूंद पानी डालेंगे तो ये पोटेंशियल मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी, उसकी ताकत औषधि। एक बूंद डाला, उसमें से 1 बूंद निकाल रहे थे तो कितनी कम होती है औषधि। तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है, प्रभाव उसका सबसे अधिक होता है। तो ऐसा 12 बार करेंगे तब 12x तैयार होगा, और 200 बार करेंगे इसी तरह से 1-1 बूंद डाल के उसमें से 1 निकाल के तब 200 तैयार होगा। 1 माने 1000 बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा। तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है CM, वो लाखों बूंद में से 1 निकलती है, लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब 1-1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया। एक हमारी बड़ी गाड़ी है, आजादी बचाओ आंदोलन की बस है, पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था। तब बहुत चोट आई थी। तो उस समय मैंने आर्निका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी CM लिया, आर्निका। तो आर्निका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी CM, जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी है। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, CM पोटेंसी का 1 डोज लिया बस। 3 घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था, और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए, और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं। मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते। नहीं, उस समय तक उनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग हैं, उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है। में हो, हाथ में हो, पांव में हो, कहीं भी हो, आप इसकी 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम जीभ पर 10-10 मिनट से या 15-15 मिनट से। जब भी मुक्का मार हुआ उसी समय, जितनी जल्दी दें उतना अच्छा। तो ये औषध जो है, अरे 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम सीधे जीभ पर 10-10 मिनट से, इतना ही अगर आपने दे दिया तो उसका हजारों रुपए बच जाएगा। अभी ये बताते हैं, इनका एक दोस्त है, थोड़ी चोट लग गई मोटरसाइकिल से, 30,000 खर्च हो चुका है अभी तक, और अभी भी डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है। और डॉक्टर कह रहा है कि सिर में चोट है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और 1 महीना रुकना पड़ेगा। और ये औषध जो है ना 24 तास में ठीक कर देती। आपने दिया, देने के ठीक 24 तास के बाद बराबर हो जाता है, कितनी भी गहरी चोट हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इस औषध को दूसरी बार देना पड़े। एक दिन दे दिया 10-10 मिनट से 2-2 थेम, उतना ही काफी है। ये औषध उसके बहुत काम की है जिनको मुक्का मार होता है, किसी भी कारण से हो। बच्चों को हो तो ये पानी में डाल के देना है, 1 थेम 1/4 कप पानी में डाल के उसमें से 2-2 चम्मच पानी 3 बार। इस औषध के इतने अच्छे काम है कि जब भी मुक्का मार होता है तो सूज आती है, और सूज को तुरंत ठीक करती है। दूसरा, जो सेल्स हैं हमारे, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं हैं ना, वैसे ही मांस कोशिकाएं होती हैं, उनमें भयंकर टूट फूट होती है जब मुक्का मार होता है तब। तो कई कोशिकाएं मर जाती हैं, नई नहीं बनती वहां पे। जब तक नई नहीं बनती तब तक सूज नहीं जाती, तो ये तुरंत नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती है। बहुत अच्छी औषध है ये। औषध सबके पास होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्का मार अक्सर होती रहती है। फ्रैक्चर भी एक तरह का मुक्का मारी है ना, उसमें भी। हाँ बिल्कुल, अभी दिया ना उस बच्चे को। आप ये दवा का नाम लिख लो, यही दवा 1.25 वर्ष हो या 50 वर्ष हो, आप ले लो, ये दवा लिख लो, कल मंगा लेना, कल ही 3 बार ले लेना, परसों से आपका दर्द खत्म हो जाएगा। 10 वर्ष पुराना हो या 50 साल पुराना।
प्लास्टर हो गया तो ठीक है, आप ये औषध तो दे ही दो। फ्रैक्चर भी मुक्का मारी है एक तरह का, हड्डी में चोट है, अंदर की चोट है, हाँ तो भी थोड़ा अगर पट्टी ही बांध दिया और ये औषध दे दिया तो चलेगा, ठीक कर देगी। हाँ, हड्डी टूट गया, बाजू में सरक गया तो उसको हड्डी के साथ जोड़ दो, पट्टी बांध दो और ये औषध दे दो, जुड़ जाएगा। वो अपने आप जोड़ देगा। आप तो हड्डी को हड्डी के नजदीक रख दो और पट्टी बांध दो, हिलना नहीं चाहिए, वो उसी को जोड़ देगा। कितना भी अंतर हो, नजदीक लाओ उस हड्डी को दूसरी हड्डी के। डॉक्टर भी यही करता है, कितना भी बड़ा अंतर है, हड्डी को हड्डी के साथ बिठाता है, प्लास्टर बांध देता है। अरे यार, अगर छोटा मोटा है, उंगली का, अंगूठे का, तो कोई भी कर लेता है। हाथ पांव का है तो तकलीफ आती है, लेकिन अभ्यास से तो सब सीखा जा सकता है। लोग गांव में ये जोड़ देते हैं, वो क्या एमबीबीएस है? गांव में ये लोग जो हड्डी जोड़ते हैं वो कोई एमबीबीएस थोड़ी है, अभ्यास से सीखे हैं। आप भी सीख सकते हैं। चोट का पुराना जितना भी दर्द है ना, वो दुखता ही है हमेशा, जब तक अंदर से मुक्का मार जो है ना ठीक नहीं हो। इसलिए ये औषध आप हमेशा याद रखिए। कभी भी एक्सीडेंट हुआ, सिर गिर गए, पेड़ से गिर गए, छत से गिर गए, कोई चोट लग गया, पांव मुड़ गया, कुछ भी हुआ, किसी ने टक्कर मार दिया, अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकला, उसकी सबसे अच्छी औषध यही। एक ही संधिवात में ये चलेगा कि बहुत दर्द हो संधिवात में, और उसका शरीर को छुओ तो भी उसको दर्द हो, इतना तेज दर्द हो, तब चलेगा, बाकी किसी में नहीं। ये जो औषध है ना, ये तो एक है ही। इसके साथ मुक्का मार जिनको भी होता है, उनको तुरंत चूने की न्योड़ी खानी चाहिए। ये औषध तो लिया, इसके साथ चूने की न्योड़ी दही के साथ खाओ, नहीं तो पानी में डाल के खाओ। आधा पौना घंटे के बाद छोड़ दो, अगले दिन से चूने की न्योड़ी शुरू कर दो खाना। अगर खाली अंदर की चोट है तो ये पर्याप्त है, लेकिन हड्डी टूट गई अगर, तो चूने की न्योड़ी शुरू करो फिर खाना। 2 चम्मच चूने की न्योड़ी, आधा कप पानी या आधा कप दही, वो तो कम से कम महीने 1.5 महीने। हड्डी को जोड़ना है तो हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है, ठीक है। हाँ, खून निकलता है अगर एक्सीडेंट में, खून निकल गया एक्सीडेंट में तो खून बनना चाहिए वापस उतना शरीर में, तो ऐसी औषध देना जो तुरंत खून बनाए, है ना। पहला काम तो ये। दूसरा, अगर वो चोट लगी और कुछ चोट ऐसे लगी, लोहे से लगी, कीला लग गया, लोहे का लगा, फट गया, ठीक है, तो डॉक्टर वो एटीएस का इंजेक्शन देता है, एंटी टिटनेस, धनुर्वात आप जिसको कहते हैं। उसका इंजेक्शन नहीं लेना हो तो एक औषधि है, उसका नाम है हाइपेरिकम। ये कितना भी खराब जंग लगा लोहा लग गया, कितना भी खराब वो, कितना भी पुराना हो, कितना भी खराब हो, सीधे आप ले लिया तो ये बिल्कुल टिटनेस नहीं होने देता, धनुर्वात नहीं होने देता। बहुत अच्छी औषधि है। तो चोट लगी, अगर खून नहीं निकला तो तुरंत आर्निका दीजिए। खून निकला और उसमें कुछ लोहा लगा है या कुछ लगा है तो हाइपेरिकम दीजिए। हाइपेरिकम खून निकलना बंद कर देगा और तुरंत नया खून बनाएगा, जितना निकल गया उतना ही बनाएगा। है वो 2-2 3 10-10 मिनट से सीधे जीभ पर 3 बार। नहीं, जितना गया उतना बनाएगा। रक्तदान में नहीं, चोट में जो गया। हाँ, रक्तदान में नहीं होता, रक्तदान में उसके लिए नहीं है ये औषधि। ये तो सिर्फ हमारा एक्सीडेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, सिर फट गया या जो भी कुछ हुआ, उस समय के लिए रक्त निकल गया तो काम आने वाली औषधि। अंदर खून जमा है तो उसकी अलग औषधि है, नेट्रम सल्फ उसका नाम है। वो खून जमा है, निकाल देगी उसको। हाँ, मीट सबसे अच्छी औषध है, सब जमा रक्त को निकालता है। कहीं भी सिर में हो, अंदर ब्रेन में, RX वो डॉक्टर का निशान। इसका अर्थ जर्मन में अर्थ है, हे ईश्वर मैं आपको प्रार्थना करता हूं। रेस्पोंडे सिल्वो प्ले जर्मन भाषा का शब्द है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, फिर औषध लिखता हूं। होम्योपैथी में यह कहा जाता है, वी ट्रीट ही क्योर। हम प्रयास करते हैं, ठीक वो करता है।
तो इसलिए RX लिखते हैं उसको, ईश्वर के लिए लिखते हैं। जैसे आप ओम लिखते हैं ना, ओम या रामकृष्ण हरि, ऐसे ही ये है RX। हाँ, और एलोपैथी में लिखते हैं आप? सभी में लिखते हैं, एलोपैथी में भी लिखते हैं, होम्योपैथी में लिखते हैं। ईश्वर के लिए लिखा जाता है पूरा। R से रेस्पोंडे, X से सिल्वू प्ले, रेस्पोंडे R से रेस्पोंडे, हाँ जर्मन शब्द है, और X से सिल्वू प्ले, सिल्वू प्ले। रेस्पोंडे माने मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, कृपा करो, ये दवा में लिख रहा हूं। डॉक्टर लिखते हैं, आपको उसके चक्कर में क्यों फंसना, आप सीधे नाम लिखो। हाँ, वही 2-3 उतने से निकल जाएगा। कहीं भी रक्त जमा है, कहीं भी जमा, पानी में डाल के दो, भोजन में ज्यादा मीट खिलाओ। नहीं, फिर नहीं देना। आपने प्रश्न किया था, अंदर रक्त जमा है। आपका जो प्रश्न है वैसा ही उत्तर मैं देने वाला हूं। आप ये कहो हमें मालूम नहीं, तो फिर बात मत करो इसकी। इसमें क्या है, मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है। आपको कन्फर्म है तो औषधि दो, नहीं है तो पहले पता करो। अंदाजे में कहीं कुछ मत करो। अंदाजे में ये सब एलोपैथी वाले करते हैं, आप मत करो। वो तीर चलाते हैं अंधेरे में, लग गया तो ठीक, नहीं तो गया। उनको क्या आ जाता है, जाएगा तो पेशेंट का जाएगा, उनको बराबर पैसा भी मिलने वाला, फीस भी मिलने वाली। वो मरे जिंदा रहे, उनको कोई फर्क नहीं। तो ये अंदाजे में ही सब इतने लोग मरते हैं इस देश में, एलोपैथी में। आप अंदाजा मत लगाओ, जितना कन्फर्म है उतना ही करो। अगर मुक्का मार है तो कन्फर्म है तो उतना ही करो, हारने का दे दो। अब अंदर कहीं रक्त जमा है, मालूम है आपको, तभी देना, नहीं तो नहीं दे देना। ऐसे ही कोई काम नहीं करना, बिना विचारे, बिना सोचे, बिना निश्चित हुए कुछ करना नहीं। अब जो है, अब क्या रोग है आगे? प्रमाण एक ही भाई सबको। एसिडिटी नहीं बताया, जीरा, अल्सर वो ही है, जीरा। एसिडिटी अल्सर दोनों भाई भाई। सूट जीरा और थोड़ा नमक, अल्सर भी वही काम करेगा, जीरा ही काम करेगा। अल्सर में सूट नहीं चाहिए, खाली जीरा, वही पानी में डाल के उबाल के। अल्सर कितना दिन का है? अगर ज्यादा दिन है तो ज्यादा दिन देना पड़ेगा, कम दिन का है तो जल्दी ठीक होगा। हड़द पानी भी दे सकते हैं उसको, पानी में हड़द मिला के, अल्सर अगर बहुत खराब है तो। अल्सर माने पेट में होने वाला कोई घाव, अंदर जो घाव होता है उसको अल्सर कहते हैं। आंतड़े में हो सकता है, वो तो कई कारण है उसके, खून आता नहीं भी आता। ये अंदर जो आहार नली है इसमें कहीं भी घाव हो सकता है, आंतड़ियों में हो सकता है, जहां पर हमारा जठर है वहां हो सकता है। कहीं भी अंदर घाव हो गया उसको अल्सर कह देते हैं। आ भी सकता है खून, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस माने अंतड़ियों के नजदीक की दो नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या उनका फूल जाना, तो दर्द होता है। वो करते हैं, आप नक्स होने का दे दो जो पहले मैंने बताया हुआ है। अपेंडिक्स छोटा नाम है, पूरा नाम है अपेंडिसाइटिस, नक्सवामी का। $230 है, जो भी है, दोनों ही चलता, 1000 भी चलता है इसमें। हाँ, और कभी भी नक्सवामी का दिया ना तो 2-3 केस को छोड़कर रोज नहीं दे सकते। जैसे मैंने बोला, काविड़ में उसको रोज दे सकते हैं नक्सवामी का। जुलाब हो रहा है तो जब तक जुलाब बंद नहीं हो सकता रोज दे सकते हैं। 2 ही 3 बीमारियों में रोज दे सकते हैं, बाकी सभी बीमारियों में अठवाडिया में 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में 1 दिन।
रोज नहीं। अपेंडिसाइटिस में तो सप्ताह में एक ही दिन काफी होता है, कम से कम 3-4 सप्ताह में ठीक होगा। अब आगे चलते हैं। मूलव्याध, बवासीर, भगंदर, ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं। 5 ml और सल्फर 35 ml, ये मूलव्याध, बवासीर, भगंदर तीनों की सबसे सरल औषधि है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं। औषधि तो और भी बहुत हैं, हाँ देने का मैं बता रहा हूं। नक्सभमिका जो है ये रोज शाम को 1 थेंब देना है जीभ पर, जबान पर, शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद, जीवन के नंतर। अब दूसरी जो औषध है सल्फर, ये सप्ताह में 1 दिन देना, अठवाडिया में 1 दिन, 1 थेंब नक्सभमिका। अब आपको बीमारी कैसी है, अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो 1 महीना लग जाएगा। तो ये दे दिया भोजन के आधे घंटे बाद शाम को। ये सकाळी और दोपहरी नहीं देना, दोपहरी संध्याकाळ। सल्फर 200, ये भी 5 ml लेना है, इसका 1-1 थेंब जीभ पर, सप्ताह में 1 दिन। और ये हाँ जबान पर नहीं, ये सुबह खाली पेट देना 1 थेंब, दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना, फिर रात को भोजन के बाद। ये दिन में 3 बार देना, 1 दिन। औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कापुर और केला, वो तो आयुर्वेद का है, गौमूत्र के साथ लेना, और ये होम्योपैथ का। इससे लगभग 90% बवासीर, मूलव्याध, भगंदर ठीक हो जाए। 10% इसलिए बोलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जिनको 8 साल से 10 साल से है, 2-3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर हो गया है, तो उनका इलाज आप मत करना। उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना। कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया, जैसे 1 ऑपरेशन करा चुके हैं, 2 करा चुके हैं, फिर मूलव्याध हो रहा है, बार-बार हो रहा है, इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर की। उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए औषध सिलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अभ्यास से ही होता है वो। तो वो आप मत करना। साधारण जिनको है, पहली बार हुआ है, ऑपरेशन नहीं कराया, उनको आप ये देना। एक तो पहले वो देना, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, कपूर, केला और गौमूत्र। कुछ ऐसे भी मूलव्याध हैं जो कपूर, केला, गौमूत्र से भी ठीक नहीं होते, उनके लिए फिर ये देना। और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। दोनों से ही ठीक होगा, एक से अकेले से ठीक नहीं होता। और ये दोनों तरह के मूलव्याध के लिए, एक रक्त वाला होता है, एक बिना रक्त वाला, दोनों। मांस ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है। तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत सड़ना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है, वो फिर और निकल आता है, क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं, लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी, तो उसको मूल से ठीक करना पड़ता है। और इसका मूल जो है ना, सबसे बड़ा है कोष्ठबद्धता। जिनको कब्जियत होगी, पेट साफ नहीं होगा, उन्हीं को ये रोग आता है, बाकी किसी को नहीं। और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है। एक बार में जिनको संडास साफ नहीं होती, बार बार जाना पड़ता है, तो ध्यान रखें, उनको ये होने की शक्यता है। संडास एक बार नहीं साफ होनी चाहिए। करेक्ट, हाँ, तो उनको भी शक्यता है कि ये होगा। उनके लिए उपाय मैं बताऊंगा, जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा।
चलो आगे। मुंह में छाले बहुत रहते हैं। ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं, इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी, छाले कभी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं, जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है। उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें, किसी भी होम्योपैथी की दुकान से खरीद लें, 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में। इसके 3 ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता है। पानी करेगा, धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन भागवत जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले बर्ड फ्लू आया था, उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं। और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है, इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती हैं, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू। और जानकारी ये मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के 2 ही उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमीफ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है। अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम है। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे। मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे। बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है, और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक। तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का। तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ भारत सरकार ने WTO करार किया है, उसमें ये कंडीशन है कि जो कुछ भी भारत में उत्पन्न होता है वो प्रदेश से खरीदी थी कि विदेशी चिकन लाए हैं तो बिकेगा कैसे। तो इन्होंने एक खबर बनाई कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बर्ड फ्लू फैल गया। अब नंदुरबार जिला ऐसा दूर है, कोई जाके देख भी नहीं सकता उसको। हाँ, कोई नहीं जा सकता क्योंकि रेल जाती नहीं है और दूर इंटीरियर जंगल में है, तो फैल गया। अब वो एक अखबार में छपी, फिर 2 में छपी, फिर 10 में, फिर सब जगह धड़ाधड़ क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने जीओ निकाला, सब मुर्गियों को मार डालो, सब मुर्गों को मार डालो। तो मुर्गी काट डाले उन्होंने 10 करोड़। हाँ, फिर गुजरात में हुआ। फिर जब ये मुर्गियां कट गई तो देश में चिकन और मटन की कमी आई, तो परदेश से खरीदो अब मुर्गियां। तो गेट करार को साइन करके परदेश से मुर्गी इन्होंने खरीदे। और जब वो परदेश के मुर्गी आ गए और उनका मांस बिक गया, तो अब बर्ड फ्लू भी खत्म हो गया।
अब कहीं अखबार में कोई खबर नहीं है और बेचारे किसान सब मर गए जिन्होंने अपनी मुर्गे मुर्गियों को मार डाला। सरकार ने कहा था कि सबको 200 रुपए मिलेगा, मुर्गी मार दो अपनी, और हमको बताओ कितनी मारी, तो मार डाली। अब वो 50 रुपए भी नहीं दे रहे किसी को, 40 रुपए दे रहे, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। तो उस समय भी मैंने कहा था कि किसी को भी अगर बीमारी है आप मेरे पास लाओ, बर्ड फ्लू, क्योंकि मैंने आरोग्य मंत्री तक इसकी तपासनी किया था कि मुझे केस बताओ कहां कहां है, किस किस गांव में है, मैं जाके इलाज करूंगा। तो उनका केस एक भी नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा इतना बड़ा तमाशा क्यों किया हुआ है? तो उन्होंने कहा शक्यता है। तो शक्यता तो मैंने कहा ये भी है कि अभी धरती कम फटेगी और हम सब नीचे डूब जाएंगे। शक्यता तो ये भी है, ये छत टूट पड़ेगी, हम सब मर जाएंगे, है कि नहीं शक्यता? शक्यता का तो कुछ पक्का आधार नहीं रहता। तो मंत्री कहता शक्यता है इसलिए 10 कोटी को मार डाला। बाद में कहानी समझ में आई कि परदेशी चिकन खरीदने का था, इसके लिए भारतीय मुर्गे मुर्गी मारे ताकि मार्केट में डिमांड खड़ी हो, सबको डर हो जाए कि भारतीय मुर्गी खाओ तो बर्ड फ्लू होगा, तो विदेशी खाओ। ये धंधा है। खाओ कितना भी खाओ, उबाल के खाओ। और जो असेंबली है ना, इसमें बैठने वाले आमदारों ने खा के दिखाया, देखो हम खा रहे हैं तुम भी खाओ। शरद पवार तक ने दिखाया कि मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ। बोगस बात कर देखो ऐसा है, ये मैं आपको बताता हूं इसलिए कि आपके दिमाग में थोड़ी सफाई रहे। समाज को थोड़े दिन के बाद आप बताओ तो अपने आप समझ में आएगा। जब ये बर्ड फ्लू का हुआ ना, अब समझ में आ रहा है सबको। जिनकी मुर्गियां कटी हैं वो सब कह रहे हैं कि धोखा हो गया हमारे साथ। तो कई बार क्या होता है कि समाज को असली सत्य स्वीकार करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि झूठ सुनते सुनते आदत पड़ गई है। और वो क्या मानते हैं कि जो अखबार में छप गया वो सत्य है, लेकिन उनको ये माहिती नहीं है कि अखबार में पैसा देकर बहुत कुछ छपवाया जाता है। आप कभी भी अखबार पढ़ना, उसमें अगर कोई ऐसी बातमी है हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ, समझना ये बोगस है पूरा, क्योंकि वो पैसा लेके बातमी छापी है उन्होंने। हाँ, हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये सब बोगस बातमी होती है, क्योंकि है ही नहीं उनके पास कोई नाम। बताएंगे क्या? अगर वो नाम बताएं तो मैं जाके पकड़ सकता हूं, भाई तुम्हारे नाम से ये छपी है, बताओ कहां है। तो सब अखबार वाले बोगस करने के लिए एक वाक्य डाल देते हैं, हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ है। अब वो विश्वस्त सूत्र क्या है किसी को माहिती नहीं। और इसमें क्या होता है, उन पे मुकदमा भी नहीं चल सकता, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जहां विश्वस्त सूत्र शब्द है, समझ लो वो सत्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, समझने की बात। तो उस पर केस नहीं चल सकता, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, और ये पब्लिक को उल्लू बनाते रहते हैं। एक विशेष बात कहना चाहता हूं, कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम है। नॉरप्लेंट है, डिपो-प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है। ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले, तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं, उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे हैं। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो-प्रोवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए। वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो-प्रोवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा। और डिपो-प्रोवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है, और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शंस माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, ये माताओं बहनों को ज्यादातर
माहवारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो-प्रोवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो-प्रोवेरा का, बताया नहीं उनको, और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए बिना बताए। हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। स्टेरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU 496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीजें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया, उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर। फिर और एक जलने की जो औषधि है, जैसे ही किसी वस्तु से आप जलते हैं, आग से जलते हैं या किसी से भी, तो सबसे पहले उस स्थान पर पानी डालना, ठंड पानी, एकदम ठंड पानी, बहुत अच्छा। फ्रिज का डालेंगे तो बहुत ही अच्छा। तुरंत हाँ चलेगा, जितनी जल्दी डालें उतना अच्छा। और चूने का पानी और भी अच्छा, चूने का पानी और भी अच्छा। ठंड पानी से पहले डालिए, फिर चूने के पानी और डालिए। और अपने घर में जो आलू होता है ना, बटाटा, उसकी चटनी बना के तुरंत लगा लीजिए वहां। कच्चा बटाटा, बटाटा पीसिए, चटनी बनाइए और लगा लीजिए। हैं? नहीं, बटाटे की चटनी का माने उसमें मिर्ची नहीं, खाली बटाटा कच्चा बटाटा। ये बटाटा सबसे अच्छी औषध है जलने पर, और चूने का पानी भी औषध है जलने पर। तो आपका चूने की निवड़ी, चूना, दोनों चूना लगा लेंगे और भी अच्छा है। चूना बहुत ठंडा करता है। आग लगती है ना जलने के बाद, तो चूना लगाएंगे तो बहुत ठंडा लगेगा। और बटाटे का ये चटनी बना के, कच्चा बटाटा काट के चटनी जैसा बना के लगाएंगे। नहीं, आंख में जलने पे तो नहीं लगाना है, बाहर कहीं अंग पे लगाना है, शरीर पे लगाना। आंख तो नहीं जाती चूने से, लेकिन आंख में जलजल होता है। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और आप अगर चाहें तो हळद लगा सकते हैं। जैसे आप बटाटा चटनी बनाते हैं ना, ऐसे ही हळद जो है ना, पीस के ताजा हळद, रस उसका लगा सकते हैं, बहुत जल्दी जख्म बढ़ेगा। और झेंडू का फूल, झेंडू के फूल की चटनी लगा सकते हैं, और जल्दी बढ़ेगा और अच्छा होगा। झेंडू का फूल
फूल की गोमूत्र थोड़ा जलन करेगा शुरू में, तो तुरंत गोमूत्र मत लगाइए क्योंकि वो एसिडिक है, और बाद में वो जलने का जो निशान है उसको खत्म करने के लिए खोपरे का तेल वो सबसे अच्छा है। शुद्ध खोपरे का तेल, ये जो बाजार में आता है पैराशूट नहीं, पैराशूट खोपरे का तेल नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए, वो लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जो खोपरे के तेल जैसी खुशबू देता है, वो खोपरे का तेल नहीं है। हाँ, जितने भी खोपरे के तेल बाजार में मिलते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, एक भी खोपरे का तेल नहीं। खोपरे का तेल तो जो आता है वो घट्ट होता है, ये जो है ना एकदम लिक्विड है। खोपरा लिक्विड रहता ही नहीं है, सिर्फ गर्मियों में रहता है, बाकी दिनों में रह नहीं सकता। तो ये सब क्या करते हैं कि लिक्विड पैराफिन एक केमिकल है, उसकी खुशबू बिल्कुल खोपरे जैसी है, तो उसी को बोतल में डाल डाल के खोपरे का तेल बोल के बेचते। तो ये नहीं लगाना है। खोपरे का असली तेल बाजार से लाइए, खुला हुआ, वो सही मिलेगा, 60-70 रुपए किलो। वो आप लगाएंगे तो दाग संपूर्ण मिटेंगे। वहां चलेगा, बाल को लगाइए वही खोपरे का तेल। खोपरे का तेल उस समय भी लगा सकते हैं, और सतत उसकी हल्की हल्की मालिश करें। जब जख्म भर जाए तो उसका दाग सब मिटा देता है, दाग कोई नहीं रहेगा। अगर शुद्ध खोपरे का तेल है तो दाग बिल्कुल नहीं रहेगा। और एक चीज है कि जल गया है तो पपैया की चटनी भी लगा सकते हैं। पपैया होता है, कच्चा पपैया, कच्चा पपैया 2-3 बार लगाएं तो अच्छा, कम से कम 8-10 दिन, जब तक जख्म नहीं भरता। आलू जो है ना तात्कालिक मदद करेगा, जख्म नहीं भरेगा। आलू जलना कम कर देगा, तो जब जलना कम हो जाए तो आलू लगाना बंद कर दीजिए। फिर जख्म भरने के लिए तो आपको झंडू का फूल, हळद, खोपरे का तेल, यही सब ज्यादा है। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। हाँ, वो तो हो जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे तो, लेकिन खोपरे के तेल से कितना भी जलने का दाग हो जाता है। खाज और खुजली इसकी सबसे अच्छी औषधियों में एक है खोरपट का रस, गाय का शेन, गाय का मूत्र। हाँ, बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की खाज और खुजली को ठीक करता है, कहीं भी हो। गाय का मूत्र भी बहुत अच्छा है। थोड़ा शेन मिला के लगाएं तो अच्छा, नहीं तो खाली मूत्र की मालिश भी कर सकते हैं। होम्योपैथी औषध जो मैंने सल्फर लिखा था वही है। 2 नंबर पे जो औषध लिखी थी शुरू में, सल्फर 200, वो खुजली की सबसे अच्छी औषध है। और सिर्फ खुजली की नहीं है, सभी चर्म रोगों की औषध है वो। SULPHUR, सब ये सप्ताह में एक ही दिन देना 200, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। सप्ताह में एक दिन 3 बार, सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी। क्या हाल है? मैं एक दिन देंगे तो 4-5 हफ्ते देना पड़ेगा। मूतखड़ा, मूतखड़ा बहुत गांव है। मूतखड़ा जो है हाँ, मैं भी दे रहा, मूतखड़ा बहुत है, मूतखड़ा बहुत है लोगों को। मूतखड़ा में मैं आपको दोनों औषध बताऊंगा, होम्योपैथी की भी और आयुर्वेद की। मूतखड़ा
होता क्यों है पहले तो ये समझ लो। हमारे शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हो तो मूत खड़ा जरूर होगा। पानी की मात्रा कम क्यों? जब हम पानी कम पिए, जरूरत से कम पानी पिए, जरूर मूत खड़ा होगा। तो जरूरत से कम पानी कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 लीटर पानी तो आवश्यक है 24 तास में, कम से कम। अगर वो 5 से कम पी रहा है तो मूत खड़ा होने की पूरी शक्यता। और मूत खड़ा होता क्या है? हमारे शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम। तो कैल्शियम शरीर में हजम नहीं होता, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल के इकट्ठा होता है, वही मूत खड़ा हो जाता है। बांगे का भी तो नहीं, लेकिन मिर्ची के भी तो होता है, क्योंकि मिर्ची का भी आपने खाया तो संडास के रास्ते निकलना ही चाहिए, नहीं निकलेगा, इकट्ठा हुआ तो मूत खड़े में बदल जाएगा। पेरू के भी ऐसा नहीं होता, बांगे का भी नहीं, पेरू का नहीं, सिर्फ मिर्ची का। तो आप अगर पानी कम पी रहे, मूत खड़ा वाले को कोई भी तथ्य नहीं है एक को छोड़कर कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम है। जैसे टमाटर नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, पालक नहीं खाना, मेथी भाजी नहीं खाना, पालक, टमाटर, मेथी, दूध में कैल्शियम है, नहीं पीना। तो जिसमें भी कैल्शियम है वो नहीं। जब मूत खड़ा ठीक हो जाए तो फिर अब जो है मूत खड़ा है तो उपाय क्या? उपाय इसका ये है कि अपने घर में वो दगड़ फूल है, दगड़ फूल जिसको हम मसाले में डालते हैं, उसका पाउडर बनाना। दगड़ फूल का पाउडर बनाइए, 1 चम्मच उबालने का उसमें पानी में डाल के पाउडर बनाइए सूखे उसका, फिर उसको 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालिए, पानी को भरपूर उबालिए और इतना उबालिए कि वो उबलते हुए थोड़ा कम हो जाए। हाँ, और जब खूब उबल गया पानी, थोड़ा कम हो जाए, 1 कप से थोड़ा कम हो गया पानी, तो आप उतारिए उसको, थोड़ा ठंडा करिए और उस पानी को 3 बार पीना। हाँ, सवारी, दोपहरी, संध्याकाल 3 बार, एक ही बार बना के 3 बार। ये प्रिवेंटिव नहीं है, प्रिवेंटिव पानी है। पानी भरपूर पीना, मूत खड़ा नहीं होगा। पानी का कितना पीने का नियम है? आपका वजन जितना है उसका 10 पट कम पानी जरूर पीना एक दिन में। अगर वजन 70 किलो है तो 7 लीटर पानी, 60 किलो है तो 6 लीटर पानी, 50 किलो है तो 5 लीटर पानी। वजन के प्रमाण से पानी पीने का है। वजन का प्रमाण ऊंच के हिसाब से, ऊंच आपकी जितनी है उसका 10 पट जास्ती वजन और उसमें प्लस माइनस 10, 56 किलो तक चलेगा। 56 इंच है 5 फीट, तो 50 किलो वजन, अब 10 किलो प्लस माइनस हो सकता है, 40 किलो से 60 किलो तक चलेगा। 5 फीट, हाँ, उसमें 10 का गुणा कर दो, 10 किलो, तो 76 किलो तक चलेगा और इधर 56 किलो तक चलेगा। 56 के नीचे गया तो बहुत कम होगा, 76 के ऊपर गया तो बहुत तकलीफ है। और पानी का भी वही है, आपका वजन 10 पट कम पानी, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से पानी पी रहे हैं, जरा सुनिए इस बात को गंभीरता से, वजन के हिसाब से पानी पी रहे हैं तो कभी मूलव्याध नहीं होगा, कभी बवासीर नहीं होगा, कभी भगंदर नहीं होगा, कभी आपको फिशर नहीं होगा, फिस्चुला नहीं होगा, कभी मूत खड़ा नहीं होगा, कभी मेद नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कभी हृदयाघात नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वजन के हिसाब से पानी। और जो वजन के हिसाब से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम 5 लीटर पानी जरूर रोज, हर रोज, कम से कम। अब सवेरे अगर 3 गिलास पी लिया तो 1 लीटर तो वही हो गया, और दोपहर को भोजन के बाद 1-1.5 लीटर, फिर शाम को भोजन के बाद 1-1.5 लीटर, और बीच में 1 लीटर, तो 5 लीटर हो जाता आराम। और आप इसकी चिंता कभी मत करना कि लघवी बार बार जाना पड़ता है, जाइए, लघवी आ रही है बार बार तो समझ लो अंदर की सफाई हो रही है, कचरा सब उसी से निकलता है, ठीक है। क्योंकि ये औषधि, और बता रहा हूं इस औषधि के गुण, जो भी वैश्यावृत्ति करते हैं और उसमें से उनको जितने रोग आते हैं, गोनोरिया हो गया, प्रमेह हो गया, सुजाक हो गया, ये सब होता है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उनकी भी यही औषधि नक्स वामिका। और जिन लड़का को कम उम्र में गलत आदतें पड़ जाती हैं,
हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उनकी भी है औषधि। देना रोल सकारी दुपारी संध्याकारी एक थे। हस्तमैथुन बहुत खराब है। कई लोग कहते वो सेक्स जो स्पेशलिस्ट है ना, सेक्सोलॉजिस्ट, वो कहते हैं, और इसके पीछे उनका जो थ्योरी है वो बड़ा विचित्र है, उसकी चर्चा न करें तो अच्छा है। ये आप इसका ध्यान रखो, ये नक्स भूमिका जो है